morning students. Myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College कोटपुतली। आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में सेल बायो एंड जेनेटिक्स में जब हम सेल की स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल क्या हैं और इनके स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शंस के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सीलिया जिसे कि पक्षमाभ कहते हैं और फ्लैजिला उसे हिंदी में हम कसाब कहते हैं। जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की खुली सतह पर सूक्ष्म रोम के सदृश एवं तंतुनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें पक्षमाभ एवं कसाब कहा जाता है। पक्षमाभ जो शब्द है सीलिया, यह लैटिन वर्ड सिली से बना है जिसका अर्थ है रोमाभ, एवं फ्लैजिला जो है वह लैटिन वर्ड फ्लैजिया से बना है जिसका अर्थ होता है व्हिप लाइक अर्थात चाबुकनुमा। ये संरचनाएं कोशिका की सतह से कोशिका द्रव्य प्रवर्ध के रूप में बाहर निकलती हैं। इनके कार्य देखें तो पक्षमाभ एवं कसाब के कार्य खाद्य धारा उत्पन्न करना, यांत्रिक बल प्रदान करना, गमन व गति एवं संवेदी अंग की तरह कार्य करना प्रमुख होता है। सीलिया एवं फ्लैजिला में कुछ अंतर पाए जाते हैं। सीलिया जो हैं वह संख्या में अधिक पाए जाते हैं कोशिका पर, जबकि संख्या में फ्लैजिला जो है वह इनसे कसाब जो हैं वह सीलिया से संख्या में कम होते हैं। आकार में भी देखें तो सीलिया जो छोटे होते हैं जबकि फ्लैजिला आकार में बड़े होते हैं। सीलिया जो है वह कोऑर्डिनेटेड समन्वित रूप से स्पंदन गति करते हैं, जबकि फ्लैजिला है यह स्वतंत्र रूप से स्पंदन करते हैं। अकशेरुकियों में संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सीलिएटा के जंतुओं में सीलिया का पाया जाना ही इस वर्ग की विशेषता है और इसी प्रकार से वर्ग फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाना उनकी विशेषता होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में देखें तो उनमें सीलिएटेड एपिथीलियम में और लंग्स में सीलिया उपस्थित होते हैं। अधिकांश मेटाजोअन्स में स्पर्म शुक्राणुओं में, स्पंजों की कोइनोसाइट्स कोशिकाओं में एवं कशेरुकों की कुछ नेफ्रॉन कोशिकाओं में भी फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। इनकी अगर हम संरचना देखें तो पक्षमाभ व कसाब तंतु के समान बेलनाकार प्रोसेस होते हैं जो कि कोशिका की सतह से बाहर निकले हुए रहते हैं। सीलिया में सीलिया की संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका वह पार्ट जो कि कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर निकला हुआ रहता है और बेलनाकार प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है, सीलियम कहलाता है, जबकि आधारकाय अथवा ग्रेन्यूल्स अंतःकोशिकीय अंगक होते हैं जो कि सेंट्रियोल के समान संरचना बनाते हैं। यह सीलियम से जुड़े हुए रहते हैं और पक्षमीय मूलिकाएं कुछ कोशिकाओं में आधार कणिकाओं से महीन फाइब्रिल्स निकलते हैं जो कि आगे चलकर आपस में जुड़कर एक शंकु आकार के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। यह भी कोशिका की आंतरिक सतह में धंसे हुए रहते हैं। सामान्यतः सीलिया व फ्लैजिला की स्ट्रक्चर समान ही होती है। दोनों ही यद्यपि संख्या में अलग अलग
पाए जाते हैं, लेकिन उनका व्यास लगभग समान होता है। डिफरेंट एपिथेलियम स्तर में आकृति व आकार में समान व अगतिशील पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं। इन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं, अर्थात वह सीलिया या फ्लैजिला जो कि इमोबाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं, स्टीरियोसीलिया कहलाते हैं। जैसे कि एपिडिडाइमस की एपिथेलियल कोशिका, जबकि वह सीलिया जो कि गतिशील होते हैं उन्हें काइनोसीलिया कहते हैं, जैसे कि अंतःकरण में मेकुला व क्रिस्टा में पाए जाने वाले सीलिया। पक्षमाभ या सीलियम आंतरिक रूप से कोशिका के अंदर आधारकाय तक फैला हुआ रहता है, जो कि आधार द्रव्य में अर्थात मैट्रिक्स में धंसा हुआ रहता है। इसमें 9 जोड़ी नलिका की या तंतुओं के समान सदृश्य संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्र में 2 केंद्रीय तंतु भी एक नलिका के रूप में पाए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से यह ज्ञात हो चुका है कि इसकी हर जोड़ी की प्रत्येक नलिका एक प्रारूपिक स्थिति में सब तंतुओं के रूप में शीर्ष तक फैली रहती है और केंद्रीय तथा मध्यवर्ती तंतु भी अनुप्रस्थ काट में वृत्ताकार दिखाई पड़ते हैं, जबकि परिधीय तंतु जो हैं वह डबल बैरल या 8 के समान होते हैं। इन तंतुओं में दोनों उपतंतु लंबाई में समान नहीं होते हैं और इनमें से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिन्हें आर्म्स या भुजाएं कहते हैं। सामान्यतया प्रत्येक तंतु में 2 भुजाएं होती हैं और सभी 9 तंतुओं की भुजाएं एक ही दिशा में अभिविन्यासित होती हैं। इस डायग्राम में हम आधारकाय अर्थात काइनेटोसोम की संरचना को देख पा रहे हैं, जिसमें 9 जोड़ी परिधीय तंतु दिखाई दे रहे हैं, जो कि डबल बैरल या 8 की आकृति के समान होते हैं। इन परिधीय तंतुओं से 2 छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, जो कि भुजाएं या आर्म्स कहलाते हैं। इसके अलावा केंद्र में हम एक केंद्रीय तंतु देख रहे हैं, जो कि अनुदैर्ध्य काट में 2 उपतंतुओं में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इनका केमिकल कंपोजिशन देखें तो सीलिया व फ्लैजिला का रासायनिक संगठन में प्रोटीन जो है इसमें 70 से 84% तक पाई जाती है, लिपिड 13 से 23%, कार्बोहाइड्रेट 1 से लेकर 6% तक और न्यूक्लियोटाइड्स 0.2 से 0.4% तक पाए जाते हैं। और इनमें से साधारणतया प्रोटीन की संरचना जो है वह पेशियों में मसल्स में पाए जाने वाले एक्टिन के समान ही होती है। अब देखते हैं तारक केंद्र, सेंट्रियोल। तारक केंद्र को कोशिका केंद्र अथवा सेल सेंटर भी कहा जाता है और यह 2 कणों के रूप में दिखाई देता है और डिप्लोसोम कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम वॉन बेंडन ने सन 1887 में की थी। तारक केंद्र अथवा सेंट्रियोल सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अतिरिक्त निम्न पादपों की कोशिकाओं जैसे कि फंजाई, फफूंद, ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन उच्च पादपों एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। इनका आकार देखें तो सेंट्रियोल्स और आधारकाय एक बेलनाकार 1200 से लेकर 1500 एंगस्ट्रॉम व्यास की तथा 3000 से लेकर 20,000 एंगस्ट्रॉम लंबाई की संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं कोशिका द्रव्य में छोटी गहरे रंग की कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। कई प्राणी एवं कुछ पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बाहर की तरफ स्थित रहती है। विभाजित न होने वाली कोशिकाओं में सेंट्रोसोम थोड़ा सा कोशिका द्रव्य का अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा एवं साफ क्षेत्र
है उसमें पाया जाता है, जिसमें एक छोटे गहरे रंग की कणिका जिसे सेंट्रियोल कहते हैं निलंबित रहती है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल केंद्रक के प्रत्येक ध्रुव पर आ जाते हैं तथा इन सेंट्रोसोम से एस्ट्रल किरणें एवं फाइब्रिल्स बनते हैं जो कि स्पिंडल या तरकु बनाते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स एवं सेंट्रोसोम मिलकर सेंट्रोस्फीयर कहलाते हैं। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना तथा इसका नियंत्रण करना है, इसीलिए इसे विभाजन केंद्र भी कहा जाता है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रियोल व आधारकाय की संरचना लगभग समान सी होती है। सेंट्रियोल व आधारकाय में एक मुख्य अंतर यह है कि परिधीय परत में जहां आधारकाय अर्थात काइनेटोसोम में प्रत्येक तंतु में 2 नलिकाओं की जोड़ी लिए होता है, वहीं तारक केंद्र में या सेंट्रियोल में यह 3 नलिकाएं लिए हुए होता है। साथ ही केंद्रीय अथवा मध्यवर्ती नलिकाएं भी इसमें अनुपस्थित हो सकती हैं। प्रत्येक कोशिका के तारक केंद्रक में 2 गहरी अभिरंजित इकाइयां दिखाई देती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। कोशिका की अंतरावस्था इंटरफेज में केवल एक ही सेंट्रियोल उपस्थित होता है, परंतु कोशिका विभाजन के समय यह 2 सेंट्रियोल्स में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल बेलनाकार अवस्था में दिखाई देता है एवं एक अथवा दोनों ही सिरों पर यह खुला हो सकता है। सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश के कोण पर स्थित होते हैं, जो कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल की भित्ति जो है वह ट्रिपलेट माइक्रोफाइब्रिल्स अर्थात 9 त्रिक सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा निर्मित होती है। इनमें से प्रत्येक ट्रिपलेट 3 सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इन्हें आंतरिक सिरों से क्रमशः ए, बी एवं सी सूक्ष्म नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक ट्रिपलेट सूक्ष्म नलिकाओं का समूह सेंट्रियोल में तिरछा विन्यासित रहता है। भीतर की सूक्ष्म नलिका गोलाकार आकृति में दिखाई देती है, जबकि बी एवं सी सूक्ष्म नलिकाएं अपूर्ण गोलाकार दिखाई देती हैं। एक ट्रिपलेट की ए सूक्ष्म नलिका समीप के ट्रिपलेट की सी सूक्ष्म नलिका से एक सघन पदार्थ अर्थात संयोजनी के माध्यम से भी जुड़ी रहती है। इस संयोजनी को ए सी लिंकर अर्थात ए सी संयोजनी कहा जाता है। इंट्रासेंट्रियोलर संरचना को कार्टव्हील संरचना के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रियोल का समीपस्थ स्थल एक चक्र की भांति दिखाई देता है। यह एक केंद्रीय छड़ अर्थात हब के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें 9 ताड़ी के सदृश संरचनाएं भी निकलती हैं। प्रत्येक ताड़ी ट्रिपलेट की ए सूक्ष्म नलिका से संयोजित रहती है और प्रत्येक ताड़ी के बाह्य सिरे पर एक स्थूलन अथवा थिकनेस पाया जाता है, जिसे अक्ष कहते हैं। तारक केंद्र अथवा सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूबुल व आधारकाय भी ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन, वसा व एटीपेज एंजाइम से बने होते हैं। तारक केंद्र के अगर कार्यों के बारे में देखें तो तारक केंद्र का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन से ही जुड़ा हुआ है। कोशिका विभाजन के समय यह तरकु तंतु अर्थात स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। इसके अलावा तारक केंद्र सीलिया, फ्लैजिला, रोम आदि के लिए आधारकाय भी बनाते हैं। शुक्राणुओं में फ्लैजिला का निर्माण भी तारक केंद्र की सहायता से ही होता है। ओके, धन्यवाद।